Assalamualaikum, it's me Uswati Zinat and you're watching our YouTube channel Global Literature. So today our topic is Song of Myself Section 6. Song of Myself लिखा था वॉल्ट विटमैन ने और इसके बहुत से सारे सेक्शन हैं। तो आज हम इसका सेक्शन पढ़ेंगे, वो है सेक्शन 6। लेट्स स्टार्ट इट। A child said, "What is the grass?" fetching it to me with full hands. How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. वो कहते हैं एक बेबी मेरे पास आता है और पूछता है कि घास क्या होता है। तो वो कहते हैं मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं? जितना वो घास के बारे में जानता है, मैं भी घास के बारे में उतना ही जानता हूँ कि घास ग्रीन कलर का होता है एंड दैट्स इट, जमीन के ऊपर उगता है। जितना एक बच्चा जानता है मैं भी उतना ही जानता हूँ। तो वो कहते हैं मैं बच्चे को क्या जवाब दूं कि घास जो है वो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। आई गेस इट मस्ट बी द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन आउट ऑफ होपफुल ग्रीन स्टफ वोवन। वो कहता है मे बी हो सकता है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी ग्रीनरी है, तो मे बी ये जो ग्रास है उसका फ्लैग हो। अब जो ग्रास होता है वो ग्रीन कलर में होता है और जो ग्रीन कलर है वो होप की निशानी है। तो मे भी हो सकता है, वो कहते हैं जितनी भी ग्रीनरी है दुनिया में, तो ये ग्रास जो है वो उसका फ्लैग हो। हमें ना इस सॉन्ग के अंदर पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि ये ग्रास जो है वो कहाँ से उगा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और आई गेस इट इज द हैंडकरचीफ ऑफ द लॉर्ड, अ सेंटेड गिफ्ट एंड रिमेम्बरेंसर designedly drop, bearing the owner's name some way in the corners, that we may see and remark and say whose. वो कहता है मे बी ये भी हो सकता है कि ये जो ग्रास है वो लॉर्ड का हैंडकरचीफ हो, लॉर्ड का, खुदा का रुमाल हो, और वो हमें इस बात का रिमाइंडर दिला रहा है कि दुनिया में जो चीज़ भी है उसका ओनर जो है वो खुदा है। तो मे बी ये ग्रीन ग्रास है वो भी हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि हम ये पहचाने कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया की हर चीज़ को बनाने वाला कौन है, तो वो खुदा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और आई गेस द ग्रास इज इटसेल्फ अ चाइल्ड, द प्रोड्यूस्ड बेब ऑफ द वेजिटेशन। वो कहते हैं दुनिया में फिर एक और पॉसिबिलिटी हमें बताता है कि दुनिया में जितनी भी वेजिटेशन है, वेजिटेबल्स हैं जितनी, तो मे बी ये उनका ग्रास है, उनका बेबी हो। अच्छा, अब प्रोड्यूस बेब ऑफ द वेजिटेशन इस तरह बोला गया, और इसको ना मतलब डेथ के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है कि ग्रास जो है वो रिलेट कर रहा है डेथ का, मतलब मेटाफर है कि जैसे लोग मर जाते हैं और मरने के बाद वो ज़मीन के ऑब्वियसली अंदर दफन होते हैं, और जब उनकी कब्र बनाई जाती है तो कब्रों के ऊपर भी वो ग्रीन घास जो है वो उग रहा होता है। तो मे बी इस चीज़ को डेथ के साथ भी रिलेट किया गया हो। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और आई गेस इट इज़ अ यूनिफॉर्म हायरग्लाइफिक। वो कहते हैं मे बी इजिप्ट की जिस तरह की लैंग्वेज है, तो मे बी ग्रास उसको रिलेट कर रहा हो। देखिए उस इजिप्ट की लैंग्वेज में मतलब कोई आड़ी तिरछी लाइंस होती है, तो ग्रास भी तो ऐसे उग रहा था, कोई सीधा कोई तिरछा। तो वो मे बी वो कहता है कि इजिप्ट की लैंग्वेज से ये रिलेट कर रहा हो। एंड इट मीन्स स्प्राउटिंग अलाइक इन ब्रॉड जोन्स एंड नैरो जोन्स, ग्रोइंग अमंग ब्लैक फॉक्स एज मैनी वाइट Kinnock, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same. अच्छा, वो बात करता है कि ना मतलब जो घास है ना वो इक्वलिटी का एक सिंबल है। दुनिया में चाहे एक ब्रॉड जोन हो चाहे एक नैरो जोन हो, ग्रास जो है वो बराबर उगती है। ये नहीं कि पाकिस्तान में और तरह से उग रहा है और इंडिया में और तरह से उग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर इसी को डेथ से रिलेट करें तो डेथ जैसे मुसलमानों को आती, पाकिस्तानियों को आते, तो बाकी सबको भी वैसे ही आती। तो वो कहते हैं डेथ जो है वो भी सबके लिए सेम है अगर डेथ से रिलेट करें तो। दूसरा है ग्रोइंग अमंग ब्लैक फॉक्स एज अमंग वाइट। जैसे मौत जो है वो वाइट पीपल को आती है वैसे ही ब्लैक पीपल को आती है, सेम केस है डेथ का। और इसी तरह अगर ग्रास के उगने की बात करें तो जिस तरह वाइट पीपल की लैंड पर ग्रास उगती है वैसे ब्लैक पीपल की लैंड पर ग्रास उगती है। तो मतलब ये हमारी एक निशानी है इक्वालिटी की। ग्रास हमें एक लेसन दे रहा है इक्वालिटी का।
हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लैंड्स के नाम बताता है। वो कहता है आई गिव देम द सेम, आई रिसीव देम द सेम। अगर डेथ उधर जैसे वहाँ आती है, टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई हुआ है, जैसे उनको मौत आती है तो हमें भी वैसे ही आती है। अगर जैसे वहाँ ग्रास उगता है तो और लैंड्स पे भी वैसा ही ग्रास उगता है। एंड नाउ इट सीम्स टू मीन द ब्यूटीफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव। देखिए, जब एक इंसान मर जाता है और कब्र के अंदर चले जाता है तो ना मतलब जो कब्र होती है ना उसका खोदा नहीं जाता, ऐसा ही होता है ना। तो मे बी वो कहते हैं कि वो मरने के बाद जो लोग कब्र के अंदर चले जाते हैं, मे बी उनकी वजह से जो ज़मीन है उसके ऊपर ग्रास उगाता हो। नेक्स्ट लाइन, tenderly will I use you curling grass, it may be you transpire from the breast of young men. It may be if I had known them, I would have loved them. It may be you are from old people or from offspring taken soon out of their mother's lap, and here you are the mother's laps. अब इधर क्या बात करता है, जैसे कि कहता है कर्लिंग ग्रास है ना, मे बी जो यंग पीपल है उनकी ब्रेस्ट में से आए हो। मैंने आपको बताया ना कि ये सारी पोएम जो है ना पॉसिबिलिटीज़ के बारे में है, कि कुछ भी हो सकता है, कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक ग्रास जो है वो कहाँ से उगता है। तो वो कहते हैं यंग मैन की ब्रेस्ट में से मे बी उगाओ, मे बी जिनसे हम मोहब्बत करते हो उनसे उगाओ, या जो ओल्ड पीपल हैं उनसे उगाओ, या फिर जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हुए और फौरन ही उनकी डेथ हो गई है और अपनी मदर्स की लैप में नहीं जा सके, मे बी उनसे उगाओ। एंड हियर यू आर द मदर लैप्स, ठीक है, तो मे बी मदर लैप्स की वजह से, मदर्स की वजह से उगाओ। नेक्स्ट लाइन, दिस ग्रास इज वेरी डार्क टू बी फ्रॉम द वाइट हेड्स ऑफ ओल्ड मदर्स। वो कहते हैं ग्रास जो है वो ज़्यादा डार्क है। अगर मदर्स के हेड देखे ना, ओल्ड मदर्स जो होते हैं ऑब्वियसली उनके बाल जो होते हैं वो वाइट होते हैं, तो घास जो है वो ज़्यादा डार्क है। तो वो कहते हैं ओल्ड मदर्स से जो है ये घास नहीं उग सकता उनकी वजह से। ओके, अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, darker than the colorless beard of old men, dark to come from under the faint red roofs of mouths. वो कहता है कि मतलब जो ओल्ड मैन है उनकी जो बियर्ड्स होती हैं, दाढ़ियाँ होती हैं, वो भी तो वाइट हो चुकी होती है, तो उनसे भी जो घास है वो डार्कर है, तो उस वजह से भी नहीं उग सकता। डार्क टू कम फ्रॉम अंडर द फेंट रेड रूफ्स ऑफ माउथ। तो कहते हैं जो लोग बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं तो उन बातों की वजह से भी ये नहीं रुक सकता। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बताता है ये पढ़ते हैं, Oh, I receive after all so many uttering tongues, and I perceive they do not come from the roofs of mouths of nothing. दोबारा से वही बात है कि मतलब बहुत सारे अटरिंग टंग्स की वजह से मे बी ये आया हो अंदाज़ा। दूसरी बात क्या, कि जो लोगों की बुरी बातें होती हैं उनमें से तो नहीं आ सकती ये घास। नेक्स्ट लाइन, आई विश आई कुड ट्रांसलेट द hints about the dead young men and women, and the hints about old men and mothers and the offspring taken soon out of their laps. वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मर चुके हैं लोग, आदमी और औरतें, मैं उनकी बातें सुन सकता कि वो किस तरह की बातें करते हैं, मे बी ग्रास वहाँ से उगाओ। दूसरी बात करता है कि मे बी जो ओल्ड मैन है और मदर्स है उनकी वजह से ये ग्रास उगी हो, या फिर उनकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुए और उनकी फौरन डेथ हो गई तो उनकी वजह से ये ग्रीन ग्रास उगाओ। What do you think has become of the old and young man, and what do you think has become of the women and children? तो वो कहते हैं मे बी क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ओल्ड और यंग मैन है उनकी वजह से घास उगाओ, या फिर मदर्स और उनके चाइल्ड जो कि मर चुके हैं उनकी वजह से ग्रास उगाओ। तो ये हमें एक निशानी बता रहा है कि कहाँ से किस वजह से घास जो है वो उग सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी है कि अंदाजे लगाने, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ग्रास जो है वो उगा। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर। अब असल में ना वो ये बात कहना चाह रहा है कि वाकई जो लोग मर जाते हैं, क्या मतलब उनके निशान हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, वो इस बात पे फोकस कर पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि दुनिया में उनका कोई निशान ही ना बाकी रहता तो ये ग्रीन ग्रास किस चीज़ की सैंपल है, क्यों ये उग रहा है, ये भी उनके नक्श है कि ये दुनिया में मर चुकी है, दुनिया के लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक होप है कि वो कभी भी मरते नहीं हैं, उनके कोई ना कोई नक्शो निगार फिर भी बाकी रह जाता है।
तो ये बात करता है दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर, द स्मॉलेस्ट स्प्रॉट शोज देयर इज रियली नो डेथ। वो कहते हैं कि वो अभी भी शायद कहीं जिंदा है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, वो अभी तक जिंदा है। ये स्मॉलेस्ट स्प्राउट मतलब ये तो हल्की हल्की जो घास है ना, उसी से रिलेट कर रहा है। वो कहते हैं अगर वो वाकई मर चुके होते तो फिर ये हल्की हल्की ग्रास उनकी कब्रों के ऊपर और इधर उधर जो फैल जाती है, तो ये ना होती अगर उन्हें हमेशा के लिए मर जाना था। And if ever there was, it led forward life and does not wait at the end to arrest it and seize the moment life appeared। वो कहते हैं इस दुनिया से जाने के बाद भी लाइफ जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करती रहती है। सीज मतलब रुकती नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। मे बी वो इस दुनिया से भी ज़्यादा बेटर प्लेस पर हो। ऑल गोज ऑनवर्ड एंड आउटवर्ड, नथिंग कोलैप्सेस, कि हर चीज़ दुनिया का जो निज़ाम है वो चलता रहता है। मरने के बाद उनकी एक और ज़िंदगी, एक नई बिगनिंग शुरू हो जाती है। पहले वो एक न्यू बेब के साथ कंपेयर किया गया था ना, पहले हमने पढ़ा न्यू बेब मतलब एक नया बेबी पैदा होता है, मन होता है, और मतलब एक न्यू बेबी के लिए ऑब्वियसली ज़िंदगी जो है वो उसका नया रंग है, नया रुख है। तो इधर भी है ऑल गोज ऑनवर्ड एंड आउटवर्ड, नथिंग कोलैप्स, कुछ भी रुकता नहीं है, कुछ भी तबाह नहीं होता। ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है, उनकी एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड टू डाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एनी वन सपोज्ड। वो कहते हैं मरना जो है ना वो इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे कि आम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड लकी है मे भी, वो कहते हैं कि मरने के बाद एक इंसान की और ज़्यादा ज़िंदगी जो हो वो खूबसूरत हो गई हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। Inshallah, we'll study the next section in the next video. We'll meet you there. Don't forget to like and subscribe our channel.